हेलो बच्चों, पीकेडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 7 आपका चल रहा है पॉलिटी का। आपने पिछली क्लासेस को ध्यानपूर्वक देखा होगा। तो आज आपकी जो क्लास है बच्चों, ध्यानपूर्वक समझें, पिछले लेक्चरों को विशेष देखते रहें। और जो सब आपसे बोला जा रहा है कि आप राइटिंग करें, जो असाइनमेंट दिया जाता है उस असाइनमेंट पर आप राइटिंग किया करें। तो देखिए, आज आपका जो टॉपिक है क्या है उसको समझने का प्रयास करें। टॉपिक हमारा है संसद की विधायी शक्तियाँ। संसद के जो विधायी शक्तियाँ हैं वो क्या हैं, उनके विषय में हमें आज चर्चा आपसे करनी है कि उन चीज़ों को आप कैसे समझोगे, कैसे वो क्लियर होंगी कि संसद की जो विधायी शक्तियाँ हैं वो क्या क्या होती हैं। देखिए बच्चों, कोई भी जो संसद है उस संसद में जो विधेयक आता है, जो विधेयक पारित किया जाता है, कैसे आता है, विधेयक का आशय होता क्या है। विधेयक का जो आशय है वो विधायी प्रारूप से है। विधायी प्रारूप मतलब कि जो कानून है उससे मतलब है कि विधायी प्रारूप से उसका मतलब है। विधायी प्रारूप कब बनता है ये बच्चे, जब बनता है पूरा कानून, जब बनता है जब राष्ट्रपति इस पर सहमति दे देता है। राष्ट्रपति क्या देता है, इस पर सहमति दे दे तो क्या बन जाता है, आपका एक्ट बन जाता है। जो भी विधेयक है, पूरी विधायी जो कानून है, प्रक्रिया है, उससे गुजर के आएगा और राष्ट्रपति की सहमति को यदि वो प्राप्त कर लेता है जो कानून, तो वो पूरा फिर क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। पहले वो विधेयक था, वो क्या बन जाता है, फिर कानून बन जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये विधेयक की जो संबंध में हम बता रहे हैं आपको कि विधेयक की कंडीशन समझे ध्यानपूर्वक। विधेयक देखिए, यहां देखें, विधेयक, ये विधेयक है। विधेयक के विषय में आप अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें। देखिए, जो विधेयक है उस विधेयक की प्रक्रिया कितनी होगी, कितनी कंडीशन में जाएगा वो। देखिए, नंबर 1 साधारण विधेयक, ठीक है, साधारण विधेयक होगा। दूसरा आपका वित्त विधेयक होगा, वित्तीय विधेयक, ठीक है, ये आप ध्यान दें, वित्तीय विधेयक होगा। दूसरा आपका वित्तीय विधेयक, ठीक है। अब आप इसको समझें कि धन विधेयक, साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक में क्या अंतर है। देखिए, जो वित्तीय विधेयक है इसको हम जो लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, इसको आप ब्रैकेट में लिख लेना, आय या ऑब्लिक और व्यय। ठीक है बच्चों, ये आप लिख लें, आय और आय या और ऑब्लिक व्यय। इसका मतलब है कि जो आय है भारत सरकार की, जो आय है या व्यय है, ठीक है, आय या व्यय वो किस में आता है, हमारा वित्त विधेयक में आता है। ठीक, बाकी सभी जो टैक्स, जो बिल है, यदि उनसे आय और व्यय वाले पोर्शन को काट दिया जाए तो किस में आ जाएंगे, फिर वो साधारण विधेयक में। ठीक है बच्चों, चलो देखिए, अब इस वित्तीय विधेयक को यदि आप इंग्लिश में शब्द में यूज करें तो लिख लेना फाइनेंशियल या फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल बिल, इसको ये हम फाइनेंशियल बिल बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये फाइनेंशियल जो बिल है बच्चों, ये आपका दो पार्ट में होता है। ये आपका क्या पार्ट में होता है, दो पार्ट। नंबर 1 आपका धन विधेयक, ठीक है, और दूसरा होता है आपका गैर धन विधेयक, गैर धन विधेयक। ठीक है, ये आपकी कंडीशन। पहला देखिए, ध्यान दें, विधेयक को दो पार्टों में बांटा हमने, विधेयक, साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक। विधेयक की कंडीशन आपको बता दी गई थी पहले, पिछली क्लास में आपको बताया गया है कि विधेयक आपका सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक आपका होता है। सरकारी विधेयक को आपके मंत्री लेके आते हैं और गैर सरकारी विधेयक मंत्रियों से जो अलग है वो लेके आते हैं, गैर सरकारी विधेयक। ठीक है, तो सरकारी विधेयक सिर्फ मंत्री लेके आएंगे,
तो विधेयक की कंडीशन आपको पहले बता दी गई है, विधेयक की क्या कंडीशन होती है। और विधेयक में अब साधारण विधेयक होता है और वित्तीय विधेयक होता है। और वित्तीय विधेयक को दो पार्टों में बांटा गया है, धन विधेयक और आपका गैर धन विधेयक। ठीक है बच्चों, ये बात आपकी समझ में आई होगी। अब देखिए, जो धन विधेयक है वो आपका अनुच्छेद 110 आप पढ़ोगे, अनुच्छेद 110 आप पढ़ोगे तो उसके अंतर्गत आपका धन विधेयक आता है। इसमें भी बहुत पार्ट होते हैं, ए बी सी डी, इस तरह से इसके पार्ट होते हैं। किसके? अनुच्छेद 110 के। अब देखिए, जो गैर धन विधेयक है इसके भी दो पार्ट होते हैं, इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है वित्तीय विधेयक ए, वित्तीय विधेयक ए, ठीक है। दूसरा होता है आपका वित्तीय विधेयक बी, वित्तीय विधेयक बी। ये आप समझने का प्रयास करें, बिल्कुल बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट चल रहा है, बड़े आराम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, आप समझें। और देखो बच्चों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। ध्यान दें कि आपको धीरे धीरे बहुत अच्छी चीजें कराई जा रही हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। मेहनत आप करते रहिए, लगातार कंटिन्यू आप मेहनत करते रहिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। जैसे आपको बताया जाएगा ऐसा आप करिए, अपनी स्ट्रेटजी भी बनाइए एक मजबूत सी। और जो मैं आपको बता रहा हूँ इन चीज़ों को आप अपने नोट्सों में ऐड करते रहिए। अलग से नोट्स बना लेना, आप जो भी चीज़ें इनमें जोड़ो। आप नोट्स बनाने का जो तरीका है वो आप इस तरह से बना सकते हो कि भाई आप एक जो A4 साइज पेज होता है ये, इसमें आप कुछ पोर्शन छोड़ दीजिए, 1/3 हिस्सा, ठीक है, 1/3 हिस्सा छोड़ दीजिए, और बाकी जो हिस्सा है पोर्शन इसमें आप राइटिंग करिए, लिखिए, ठीक है। ये हिस्सा क्यों छोड़ा जा रहा है कि आप जो भी आप ऐड करोगे बाद में, कुछ भी आप और किताबें पढ़ोगे तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। कुछ लेटेस्ट चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आपकी करंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। चलिए भाई, हमने विधेयक आपको बताया, विधेयक साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक होता है। वित्तीय विधेयक दो पार्टों में होता है, धन विधेयक और गैर धन विधेयक। गैर धन विधेयक भी दो पार्टों में होता है, वित्तीय विधेयक ए और वित्तीय विधेयक बी। अब ध्यान दें, देखिए, जो धन विधेयक है और जो वित्तीय विधेयक है, वित्तीय विधेयक ए, इन दोनों की जो विशेषताएं होती हैं वो लगभग सेम होती हैं। ध्यान देना, धन विधेयक और जो वित्तीय विधेयक है इन दोनों की जो विशेषताएं होती हैं लगभग एक जैसी होती हैं। लेकिन जो वित्तीय विधेयक है वो धन विधेयक नहीं है। जो ध्यान देना, या नोट कर लेना इस चीज को, जो वित्तीय विधेयक है ये धन विधेयक नहीं है, और जो धन विधेयक है वो वित्तीय विधेयक ए नहीं है, ठीक है। लेकिन विशेषता लगभग सेम होती है, ठीक। अच्छा, अब देखिए, जो वित्तीय विधेयक बी है, वित्तीय विधेयक जो बी है वो लगभग साधारण विधेयक जैसी विशेषताएं उसकी होती है। लेकिन जो वित्तीय विधेयक बी है वो साधारण विधेयक नहीं है, और जो साधारण विधेयक है वो वित्तीय विधेयक बी नहीं है, ठीक है। क्यों ये अलग अलग क्यों रखे गए? यदि ये दोनों सेम ही विशेषता रखते हैं, लगभग सेम रखते हैं, पूरी कंप्लीट सेम नहीं है, ठीक है, लगभग समानताएं मिल जाएंगी। लेकिन यदि सेम ही होते दोनों तो इसको इसी पार्ट में हम दिखा देते ये, लेकिन इसमें ये पार्ट में नहीं है, ये अलग है, इसीलिए। लेकिन है धन विधेयक जैसा ही। ये कैसा है? धन विधेयक जैसा ही है। और वित्तीय विधेयक जो बी है वो साधारण विधेयक जैसा है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि धन विधेयक को छोड़ते हुए बाकी जो विधेयक हैं सभी साधारण विधेयक की कैटेगरी में आ जाते हैं। ये और ये, ठीक है, ये पूरा पोर्शन किसके विधेयक की कैटेगरी में आ जाता है? साधारण विधेयक की कैटेगरी में ये आ जाता है, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि भाई जो अब इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हो कि वित्तीय विधेयक ए धन विधेयक की समान ही विशेषता रखता है, लेकिन वित्तीय विधेयक ए धन विधेयक नहीं है। वैसे ही आप लिख सकते हो वित्तीय विधेयक बी साधारण विधेयक के समान ही समानता रखता है, लेकिन वित्तीय विधेयक बी साधारण विधेयक नहीं है, ठीक है। आपकी समझ में चीजें आ गई होंगी। जब आप अनुच्छेद 110 पढ़ोगे तो उसमें ABCD आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा कौन से में कौन सा पार्ट ये आ रहा है, ठीक है, कौन सी कितनी विशेषताएं
सेम होती हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, जो धन विधेयक है इसको पारित करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा मिलनी जरूरी है। ठीक है, तो धन विधेयक है, राष्ट्रपति की इस पर पूर्व अनुशंसा होनी जरूरी है। और इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के बाद इसको लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पारित किया जा सकता है। राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ इस पर सलाह दे सकती है। उसके लिए धन विधेयक, उसके लिए लोकसभा जरूरी नहीं है कि उसको जो राज्यसभा ने जो सलाह दी है उस सलाह को मान ले या ना माने, वो उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है। उसके लिए वो बाध्य नहीं है। अर्थात राज्यसभा सिर्फ अपना एक क्या कहते हैं उसके लिए फॉर्मेलिटी पूरी करती है। काम जो लोकसभा में हो गया है वही फाइनल है। उसके बाद राष्ट्रपति के पास दोबारा वो बिल फाइनल होने के बाद जाता है और राष्ट्रपति उस पर बाध्य नहीं है कि उसको वो पारित करे। उसके पास फिर 3 ऑप्शन हो जाते हैं, या तो वो राष्ट्रपति सहमति दे दे, या सहमति ना दे, या पुनर्विचार के लिए उसको भेज दे। ठीक है, नहीं, पुनर्विचार नहीं भेज सकता, इस पर पुनर्विचार के लिए वो नहीं भेज सकता। सिर्फ 2 काम है, या तो सहमति दे दे या सहमति ना दे। ठीक है, तो ये बात समझ में आपकी में आ गई होगी कि भाई अब ध्यान दें एक चीज और, कि अब जो वित्त विधेयक ए है ये बिल्कुल धन विधेयक जैसा है। कैसा है? धन विधेयक जैसा है। अब एक बात देखिए, आपके सामने ऑप्शन आता है, क्या सभी वित्त विधेयक धन विधेयक हैं? सभी वित्त विधेयक, सभी जो वित्त विधेयक हैं ये धन विधेयक हैं? सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। ठीक है, लेकिन सभी जो धन विधेयक हैं वो क्या है? वित्त विधेयक है। ठीक, लेकिन वित्त विधेयक के अंदर गैर धन विधेयक आता है, और गैर धन विधेयक में वित्त विधेयक ए और वित्त विधेयक बी आपके आते हैं। इसीलिए आपका जो सभी वित्त विधेयक है वो धन विधेयक नहीं है, लेकिन सभी जो धन विधेयक हैं वो क्या है? वित्त विधेयक है। तो अब आपके समझ में आ चुका होगा। अब देखिए इसमें आपके सामने कुछ विशेषताएं दे रहे हैं कि इसकी विधायी प्रक्रिया क्या होती है। विधायी प्रक्रिया मतलब जो विधायी प्रक्रिया है वो क्या होगी? ध्यान दें, धन विधेयक को छोड़कर अन्य कोई भी विधेयक आपको बताया गया है संसद के किसी भी सदन में के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी भी सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक का प्रस्तुतिकरण राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा, ये आपको बता चुके हैं हम, के आधार पर लोकसभा के समक्ष ही किया जा सकता है, राज्यसभा के समक्ष नहीं किया जा सकता है। संसद के जिस सदन में विधेयक का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, विधेयक बिल उस सदन के 3 वाचनों से होकर गुजरता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना, 3 वाचनों से होकर गुजरता है। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। ठीक है, अब जो देखें भाई, कोई भी ध्यान दें, यहीं पर समझे एक बात। अब मान के चलो कोई भी बिल आया, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है, कोई से भी सदन में वो जा सकता है। मान लीजिए लोकसभा सदन में वो गया, लेकिन लोकसभा सदन से में पहुंचने से पहले, ध्यान देना इस बात को, कि लोकसभा सदन में पहुंचने से पहले, प्रथम वाचन से पहले ही कंडीशन उसकी बनती है कि भाई लोकसभा सदन में जब वो पहुंचता है तो उससे पहले उस सदन की, जिस सदन में भी वो पहुंच रहा है, इस बात को ध्यान दें, जिस सदन में भी पहुंच रहा है उस सदन की पूर्व अनुमति लेनी जरूरी है। जिस सदन में भी पहुंच रहा है, ठीक है, अर्थात कोई भी जो विधेयक है, कोई भी जो बिल है, किसी भी सदन में जाओ, या तो वो लोकसभा में जाओ या वो राज्यसभा में जाओ, इन सदनों में प्रस्तुत करने से पहले उस सदन की अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, अनुमति लेनी पड़ती है। इस बात का परीक्षण किया जाता है अनुमति में, कि वो उस बात का क्या परीक्षण करती है, उसमें वो लोकसभा को परीक्षण करती है कि भाई ये जो बिल आया है क्या ये संसद के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है या नहीं है।
क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है या नहीं है, इस बात का परीक्षण उस पर किया जाता है। तो ये बात समझ में आपके आ गई होगी कि कोई भी बिल जिस भी सदन में जा रहा है उस सदन में पेश होने से पहले उस सदन की अनुमति ली जाती है। अनुमति लेने का रीजन क्या है कि संसद में उसको चेक किया जाता है कि उस संसद के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो विधायी अधिकार हैं संसद के उनके अंतर्गत आ रहा है वो या नहीं आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इस चीज की जो इसका जो नियम है जो इस बात को बताएगा वो कौन है कि भाई लोकसभा का स्पीकर या राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का स्पीकर हो या राज्यसभा का अध्यक्ष हो, उसके द्वारा विधेयक से संबंधित जो विधेयक जो भी बिल आया है उससे संबंधित जो स्थायी समितियां बनाई हुई हैं, समझ लो बात आप, उससे संबंधित जो स्थायी समितियां हैं, मान चलो जो भी बिल आया है, ठीक है, या तो लोकसभा का स्पीकर हो या राज्यसभा का अध्यक्ष हो, जो भी बिल आया है उससे संबंधित जो भी समितियां हैं, जो भी समितियां बनाई गई हैं, अर्थात स्थायी समितियां बनाई गई होती हैं, ठीक है, वो विभागीय समितियां होती हैं। तो जो विभागीय समितियां बनाई गई होती हैं कि उनको उनके अनुसार देखा जाता है कि वो संसद के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हो कि भाई सबसे पहला पॉइंट क्या बताया हमने कि कोई भी बिल आया लोकसभा में या राज्यसभा में किसी भी सदन में आने से पहले वो उस सदन की अनुमति को प्राप्त करेगा, और अनुमति को प्राप्त करने का कारण क्या है कि उसको ये परीक्षण किया जाएगा उस पर कि संसद के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस बात का जो परीक्षण है वो लोकसभा या राज्यसभा के जो स्पीकर है लोकसभा का और राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जो विभागीय जो समिति है उस बिल से संबंधित जो समिति है उस समिति के पक्ष में उस समिति के पास उसको भेजा जाएगा और वो समिति के निर्णय करेगी कि भाई ये संसद के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है या नहीं है। ये दो पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के बाद। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये प्रथम सदन और द्वितीय सदन, प्रथम वाचन और द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन, ध्यान देना, जिस भी सदन में लोकसभा में या राज्यसभा जिस भी सदन में वो बिल गुजरेगा उस सदन के 3 वाचनों से होकर गुजरेगा, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन, दोनों सदन, जिस भी सदन में पहले आएगा और जिस भी सदन में फिर वो पहुंचेगा, पहले आओ या बाद में पहुंचो, ठीक है, दोनों सदनों में ही 3 वाचनों से वो होकर गुजरेगा। ठीक बच्चों, अब जो प्रथम सदन है उसकी कंडीशन क्या है। अब एक चीज और बता दें हम आपको, हमने आपको यहाँ बताया कि जो धन विधेयक है, ये जो धन विधेयक है, इस धन विधेयक की जो संज्ञा को जो प्राप्त करवाता है वो कौन करवाता है। सबसे पहली बात कि वित्त विधेयक में वो आया, वित्त विधेयक में देखा गया कि वो धन विधेयक है, पहले ही पूर्व अनुशंसा राष्ट्रपति ने उस पर दे दी। अब उसके बाद में जो लोकसभा का जो स्पीकर है वो निर्णय देता है कि धन विधेयक है या नहीं है। उसके लिए वो प्रमाण पत्र देता है। कौन देता है प्रमाण पत्र? लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का जो स्पीकर है वो धन विधेयक का प्रमाण पत्र देता है कि ये धन विधेयक है या नहीं है। और एक बात ध्यान देना, लोकसभा का जो स्पीकर है जिसने ये प्रमाणित किया कि धन विधेयक है, उसकी इस बात का परीक्षण किसी भी कोर्ट द्वारा नहीं किया जा सकता है, जांच उसकी नहीं की जा सकती है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखना। चलिए अब आपको हम पॉइंट गिनाते हैं। प्रथम वाचन क्या होता है? प्रथम वाचन में देख लीजिए, प्रथम वाचन या प्रस्तुतिकरण या आप इंट्रोडक्शन आप इसको बोल सकते हो कि आप इंट्रोडक्शन भी इसको बोल सकते हो कि इंट्रोडक्शन है। प्रथम वाचन का मामला क्या है? तो प्रथम वाचन में आप देखिए, प्रथम वाचन में सदन के समक्ष विधेयक को प्रस्तुत करने हेतु सदन की अनुमति को प्राप्त किया जाता है। ये बात हमने आपको बताई अभी, ठीक है। प्रथम वाचन का मतलब ये है कि सदन के समक्ष विधेयक को प्रस्तुत करने हेतु सदन की अनुमति, जिस भी सदन में लिया गया है उस सदन की अनुमति लेना अनिवार्य है। इस बात का परीक्षण किया जा सके जिससे कि वह किस जो संसद है उसके विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है या नहीं।
लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा विधेयक को संबंधित जो स्थायी समिति है उसके विचार हेतु प्रस्तुत किया जाता है। स्थायी समितियों के को संसद की विभागीय संबंधित जो विभाग जो है उसके संबंधित समितियों भी कहा जाता है। ये 3 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो। ये क्या है, आपके प्रथम वाचन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, ये प्रथम वाचन के अंतर्गत आपके आते हैं। अब देखिए द्वितीय वाचन क्या होता है। ठीक है, अब देखें द्वितीय वाचन। जो द्वितीय वाचन है उस द्वितीय वाचन की 2 भाग होते हैं। क्या पार्ट होते हैं इसके? 2 पार्ट होते हैं, प्रथम अवस्था और द्वितीय अवस्था। ठीक है, प्रथम अवस्था और आपकी द्वितीय अवस्था, ये 2 पार्ट इसके होते हैं। ठीक है, द्वितीय अवस्था। देखिए प्रथम अवस्था द्वितीय अवस्था का क्या मामला है। देखें तो सबसे पहले देखें कि आपकी जो प्रथम अवस्था है, प्रथम अवस्था या चरण, द्वितीय वाचन के प्रथम अवस्था में विधेयक पर सामान्य चर्चा होती है। पर पहले में क्या हुआ, पहले में तो देखो जो प्रथम अवस्था थी, प्रथम वाचन जो था उसमें तो सिर्फ इतना था कि लोकसभा या राज्यसभा जिस भी सदन में वो जाएगा बिल, उस सदन की अनुमति लेनी अनिवार्य है। और अनुमति के साथ में क्या होगा, अनुमति लेने के बाद आपकी जो कंडीशन बनाई गई, क्या बनाई गई कि अनुमति लेने के बाद जो भी विभागीय समिति होगी उस समिति को दे दिया जाएगा। ठीक है, परीक्षण के लिए कि भाई ये क्षेत्र घर में आता है नहीं आता है। ये कंडीशन प्रथम वाचन में हो गई। अब जो द्वितीय वाचन है उसमें क्या होगा कि द्वितीय वाचन के प्रथम अवस्था में विधेयक पर सामान्य सी चर्चा होगी। क्या होगी? सामान्य सी चर्चा का आयोजन किया जाएगा, थोड़ी सी चर्चा होगी उस पर। और विधेयक पर सामान्य चर्चा के उपरांत इसे समिति, जो भी समिति होगी, उसके जन विचार हेतु प्रेषित किया जाएगा। अर्थात उससे संबंधित जो समिति होगी उसको दोबारा से सामान्य चर्चा होने के बाद को जो भी उसमें फेरबदल करा जाए या ना करा जाए, जो भी होगा उसके बाद उसको समिति को दे दिया जाएगा, जो भी संबंधित समिति की होगी। अब द्वितीय वाचन की द्वितीय अवस्था क्या होगी? प्रथम अवस्था आपने समझ ली, द्वितीय वाचन की द्वितीय अवस्था क्या होगी? द्वितीय अवस्था में विधेयक पर उपबंधों के आधार पर चर्चा एवं मतदान होगा। जो भी उपबंध हैं उनके आधार पर चर्चा एवं मतदान होगा। ठीक है, ये द्वितीय अवस्था है। विधेयक में किसी भी प्रकार का संशोधन इसी अवस्था में संभव है। अब ध्यान दो भाई, प्रथम अवस्था में क्या हुआ, सामान्य से चर्चा होगा। इसमें तो सिर्फ सामान्य से चर्चा हो जाती है। ठीक है, सामान्य सी चर्चा हो जाती है। लेकिन द्वितीय अवस्था में क्या हुआ, जो भी उसमें फेरबदल होगा, जो भी फेरबदल होगा, उस फेरबदल में के बाद में उसमें क्या होगा, चर्चा एवं मतदान भी होगा। अर्थात जो संशोधन है, जो भी बिल आया उसमें जो संशोधन है बच्चों, उसमें प्रत्येक जो चेंज किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ दूसरी अवस्था में किया जा सकता है। ध्यान देना इस बात का, सिर्फ दूसरी अवस्था में ही चेंज, दूसरे वाचन में ही चेंज किया जा सकता है, सिर्फ दूसरे वाचन में। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखना। चर्चा होने के बाद उसमें मतदान होता है, कुछ उपबंधों भी उसमें चेंज करा गया है, जो भी करा गया है उसमें होगा। ठीक है, तो ये दूसरा वाचन आपकी समझ में आया हो। अब तीसरा वाचन देखिए, तीसरे वाचन में क्या होगा, सिर्फ बिल को पारित करना रह गया। आप तो भाई तीसरे वाचन का मतलब बिल को पारित करना। अब तृतीय वाचन में विधेयक पर पुनः, ध्यान देना, पुनः भाई एक बार मतदान हो गया, सामान्य चर्चा भी होगी, फिर मतदान हो गया, चेनी भी हो गया, अब दोबारा से पुनः चर्चा होगी। ठीक है, एवं फिर मतदान होगा, दोबारा फिर मतदान होगा। ठीक है, अपेक्षित बहुमत। अब जो बहुमत है अपेक्षित, जिस बहुमत की रिक्वायरमेंट है उस बहुमत से विधेयक को पारित होने के उपरांत दूसरे सदन में भेजा जाएगा। ठीक है, दूसरे सदन में हस्तांतरित किया जाएगा। अब दूसरे सदन में भी विधेयक पर पुनः, ध्यान देना, पुनः 3 वाचनों से ही होकर गुजरना होगा। अब ये बात आपकी बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी कि भाई प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। प्रथम वाचन में क्या हुआ, जिस सदन में भी आया, लोकसभा या राज्यसभा बच्चों, उस सदन में वो बिल क्या होगा, उसकी अनुमति पहले सदन की लेनी पड़ेगी। और अनुमति लेने के बाद उसको जो सहायक, जो उसकी समिति होगी, स्थायी समिति, उसके पास उसको दे दिया जाएगा और वो चेक करेगी कि किसके क्षेत्र का अधिकार में वो आ रहा है संसद के में या नहीं आ रहा है। द्वितीय में क्या होगा, आपको द्वितीय में 2 अवस्था बताई गई। प्रथम अवस्था में क्या होगा, सामान्य से चर्चा होगी। दूसरी अवस्था में क्या होगा,
चर्चा होगी, उपबंधों में चेंज भी किया जाएगा और मतदान भी होगा, दोनों काम होंगे, चर्चा और मतदान। ठीक है बच्चों। अब तृतीय अवस्था में पुनः दोबारा से, ठीक है, दोबारा से मतदान होगा, चर्चा होगी, पुनः दोबारा से दोनों काम होंगे और उसके बाद उसको जो अपेक्षित जो बहुमत है, ठीक है, उस बहुमत से उसको पास करके, ठीक है, बहुमत से पास करके दूसरे सदन में भेजा जाएगा। जब भेजा जाएगा दूसरे सदन अर्थात जो भी होगा लोकसभा या राज्यसभा, उस सदन में भेजने के बाद क्या स्थिति बनेगी, दोबारा से 3 वाचन फिर होंगे, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। ठीक है, फिर वही वाचनों से फिर गुजरना होगा। उसके बाद फिर किसके पास पहुंचता है, फिर राष्ट्रपति के पास पहुंचता है और राष्ट्रपति उस पर 3 ऑप्शन ले लेता है, सहमति दे दे, सहमति ना दे या पुनर्विचार के लिए भेज दे। सिर्फ धन विधेयक ही ऐसा है जिसको वो पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगा, सिर्फ या तो यस करेगा या नो करेगा। ठीक है, तो ये स्थिति आपकी बनी। तो अब ये इसके बाद राष्ट्रपति ने सहमति दे दी तो वो एक्ट बन जाएगा। तो ये बात अब आपकी समझ में बिल्कुल क्लियर आ गई होगी। बच्चों देखो, जैसे आपको बताया गया है, जितने पॉइंट बताए गए हैं, आप जितने भी आपको नोट्स बनाने हो इस तरीके से आप सेट कर लेना और अपने हिसाब से इनको और छोटा भी आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलो आगे देखते हैं, आगे देखिए। अच्छा, तो बच्चों देखें अब धन विधेयक को पारित करने की मूल विशेषता। धन विधेयक के विषय में हम पहले भी आपको बता चुके हैं, दोबारा फिर वही चीजें आज से। धन विधेयक को जो पारित करने की मूल विशेषता है वो क्या क्या हो सकती है। धन विधेयक को पारित करने की जो विशेषता है वो क्या क्या हो सकती हैं, ये चीज हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि धन विधेयक को पारित करने की विशेषताएं हैं। देखिए, पहली चीजें सब आ चुकी हैं, आपको समझ आ जाएंगी। इसका प्रस्तुतिकरण केवल लोकसभा में किया जाता है। देखिए बिल्कुल पॉइंट आसान है, आपको सामने आ चुका है, पहले पता है आपको। प्रस्तुतिकरण के समय राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा, ये भी आपको बता चुके हैं हम, ठीक है, का होना आवश्यक है। धन विधेयक को पारित करने के संदर्भ में संयुक्त प्रावधान लागू नहीं होता है, अर्थात जॉइंट सेशन लागू नहीं होता है। ये आपको हम बता चुके हैं कि जॉइंट सेशन इसके लिए लागू नहीं होता है। किसके लिए, धन विधेयक के लिए। क्यों नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, भैया क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पारित किया जाता है, इसलिए जॉइंट सेशन की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए। क्योंकि धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा लोकसभा का एक परामर्शी निकाय है। राज्यसभा क्या है, एक परामर्शी निकाय से परामर्श दे सकता है, उसके लिए लोकसभा उसे माने या ना माने बाध्य नहीं है। धन विधेयक को राष्ट्रपति के पुनर्विचार हेतु नहीं भेजा सकता, ये भी आपको बताया गया है। यदि राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार नहीं भेज सकता, वो सिर्फ क्या कर सकता है, सहमति दे सकता है या सिर्फ समाप्त कर सकता है। ठीक है, 2 ही काम कर सकता है। 3 ऑप्शन होते हैं, पहला सदन दूसरा सदन से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, उसके बाद 3 ऑप्शन हो जाते हैं राष्ट्रपति के पास, पहला सहमति दे दे, मना कर दे या पुनर्विचार। लेकिन पुनर्विचार वाला ऑप्शन यहाँ पर लागू नहीं होता है, किसके संबंध में, सिर्फ धन विधेयक के संबंध में। तो आप इन पॉइंटों को धन विधेयक के संबंध में लिख सकते हो और अनुच्छेद आपका 110 आर्टिकल आप पढ़ लेना, 110 का ABCD पढ़ के देख लेना आप, उनसे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको इतना काफी है। चलिए आगे देखिए, धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या संबंध है। ठीक है, धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या संबंध है, देखिए ये है आपका वित्त, ध्यान देना, ये है वित्त विधेयक, ये है वित्तीय विधेयक, दोनों में अंतर है बच्चों, वित्तीय विधेयक और वित्त विधेयक। ठीक है, वित्त विधेयक का मतलब है फाइनेंस या फाइनेंस बिल। ठीक है, इसका मतलब है फाइनेंशियल बिल। ध्यान देना, ये फाइनेंस मतलब फाइनेंस या फाइनेंस, और ये फाइनेंशियल या फाइनेंशियल, ठीक है, बिल। इसके विषय में हम आपको बता चुके हैं, कि भाई क्या कंडीशन इसमें रही है, पीछे समझा चुके हैं।
देखिए ये जो अब ये धन विधेयक है, ठीक है, ये धन विधेयक है, समझना बात को ध्यानपूर्वक, लिखने की समझने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे तो आराम से फिर लिख पाओगे। देखिए इसमें समझना क्या है कि पहले इधर वाले में समझिए कि सभी जो वित्त विधेयक है, सभी वित्त विधेयक, वित्तीय जो विधेयक हैं वो धन विधेयक नहीं है, धन विधेयक नहीं है, ध्यान देना, सभी वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं है, ये आपको हम बता चुके हैं, क्योंकि वित्त विधेयक में आपका गैर विधेयक भी आ रहे थे, ठीक है, जिसमें आपका वित्त विधेयक ए और वित्त विधेयक बी भी आ रहा था। अब सभी जो धन विधेयक हैं वो क्या है, वित्त विधेयक, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हैं, इसलिए इधर यदि पूछा जाता है तो राइट है, इधर से इधर पूछता है तो रॉन्ग है, ठीक है। तो ध्यान देना, वित्त विधेयक, सभी जो वित्त विधेयक है वो धन विधेयक नहीं है, और सभी धन विधेयक वित्त विधेयक है। ये बात समझ में आई होगी आपके में, ठीक है। अब देखिए वित्त विधेयक और वित्त विधेयक में डिफरेंट, ये फाइनेंस है, ये फाइनेंशियल है, ये समझ में आई। अब देख ध्यान दे, वित्त का मतलब होता है बजट, क्या हो गया आपका बजट, तो बजट जो आता है आपका उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ मामला कि सभी जो वित्त हैं, सभी जो वित्त हैं वो क्या है आपके धन है, सभी जो वित्त हैं वो क्या है आपके धन विधेयक है, ध्यान देना, सभी वित्त आपके धन विधेयक है, क्योंकि बजट आपका धन विधेयक में आएगा, ठीक है। और सभी जो धन विधेयक हैं वो क्या है वित्त विधेयक नहीं है, उल्टा है, इन दोनों का आपस में क्या है उल्टे हैं, ठीक है। अब देखिए ये किसके रूप में आता है, सिर्फ और सिर्फ बजट के रूप में आता है, किसके रूप में, बजट के रूप में, ठीक है। और ये किसके रूप में आता है, ये वाला, ये आता है आपका आय, ठीक है, आय या ऑब्लिक और व्यय, ये इसके रूप में आपका आता है, आपको बता चुके हैं, ठीक है, आय ऑब्लिक व्यय, ये इसके रूप में आता है, ठीक है। तो ये बात आपकी समझ में अब आई होगी क्लियर कि वित्त विधेयक और वित्तीय विधेयक और वित्त विधेयक में क्या डिफरेंट है, समझ गए बात आप। देखिए पहला पॉइंट क्या है, वित्त विधेयक का संबंध सरकार की आय से होता है, जो वित्त विधेयक है उसका संबंध किससे है, सरकार की आय से, इसका संबंध सिर्फ और सिर्फ किससे है, आपका आय से, समझना बात को, इसका संबंध सिर्फ आय है और इसका संबंध है आय या ऑब्लिक और व्यय से है, ठीक है। जबकि वित्तीय विधेयक का संबंध आय या ऑब्लिक और व्यय से होता है, ठीक है। प्रत्येक, अब वही चीज है जो अभी समझे आपको, प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक होता है, प्रत्येक जो वित्त विधेयक है ये वित्त विधेयक एक धन विधेयक होता है प्रत्येक, लेकिन प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक नहीं होता, लेकिन प्रत्येक जो वित्तीय विधेयक है वो धन विधेयक है, और प्रत्येक धन विधेयक नहीं है, और प्रत्येक धन विधेयक एक वित्तीय विधेयक है। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी बच्चों, दोबारा क्लास को देख लेना, आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर पॉइंट आपका हो गया होगा, रटने की जरूरत नहीं है, इन पॉइंटों को ये आसानी से आपको याद हो गए हैं, ठीक है। चलिए तो आगे देखिए, आगे आपका जो पॉइंट है संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। तो संविधान जो संशोधन की प्रक्रिया है ये आगे आपका पॉइंट आएगा। देखिए ये क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के विषय में आप समझ लीजिए। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है संविधान संशोधन विधेयक, अनुच्छेद 368। तो बच्चों संशोधन की जो अनिवार्यता है, संशोधन की अनिवार्यता या इसका महत्व, देखिए ये हेडिंग है आपका, इसको हेडिंग बनाओगे, संशोधन की अनिवार्यता है क्या। तो जो संविधान संशोधन है उसकी जो प्रक्रिया है उसमें जो अनिवार्यता है या इसका महत्व है क्या है, संशोधन का महत्व क्या है, ठीक है, क्या महत्व। देखिए सबसे पहले पहला पॉइंट है कि संविधान, सबसे पहले आप ये देखें कि आज तक जो संविधान संशोधन जो हुए हैं, ठीक है, संविधान संशोधन जो हुए हैं टोटल, वो जो बिल बने हैं, जो एक्ट बन चुके हैं, संविधान संशोधन जो एक्ट बन चुके हैं वो 104, ठीक है, जिसमें अंतिम 2019 का है, ठीक है, 104। लेकिन जो आज तक जो बिल आए हैं
ठीक है, जो बिल आए हैं आज तक, जो बिल आए हैं टोटल, जो संविधान संशोधन के जो बिल आए हैं, संशोधन के जो बिल आए हैं वो कितने आए हैं, वो आपके 126 आए हैं। तो आप समझ सकते हो कि जो 22 हैं ऐसे हैं जो फेल हुए हैं। ठीक है, 22 कैसे हैं जो फेल आपके हुए हैं, अर्थात 104 आपके पास हुए प्रयास, 104 प्रयास कैसे हुए आपके पास हुए, और 22 प्रयास आपके फेल हुए। ठीक है, तो ये आपकी जो हिस्ट्री है जो आज तक की है। चलिए इसमें देखिए, संविधान के लागू होने से लेकर अब तक इतने सारे संशोधनों का होना स्वतः अपने आप में, ध्यान देना, अपने आप में संशोधनों के औचित्य को दर्शाता है। भाई संशोधन की जरूरत क्या है, इस औचित्य को दर्शाता है कि अब तक इतने संशोधन हो चुके हैं। किस लिए जरूरत होती है भाई इनकी, देखिए, समय के परिवर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समय का परिवर्तन, समय के परिवर्तन के साथ सिचुएशन चेंज होती है। और सिचुएशन किस किस में चेंज होंगी, देखो, सामाजिक रूप में भी चेंज होंगी भाई, राजनीतिक में भी चेंज होंगी, आर्थिक परिस्थिति में भी चेंज होंगी, का होना स्वाभाविक है। ये चीजें कहते स्वाभाविक है, जो होंगी होंगी चेंज। इसीलिए समय के परिवर्तन के साथ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों के परिवर्तन का होना स्वाभाविक है। इसीलिए परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुरूप संविधान को प्रासंगिक व उपयोगी बनाने हेतु संशोधनों का होना आवश्यक है। तो ये बात समझ में आ गई आपके, संशोधन होना आवश्यक है क्योंकि परिस्थिति के अकॉर्डिंग चीजें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप में चेंज होंगी। ठीक है, संविधान को परिवर्तनशील इसलिए बनाया गया कि जन अपेक्षाओं के अनुरूप, जन अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने हेतु संसद का होना आवश्यक है। क्योंकि भाई जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे उन्नति बढ़ेगी, उस हिसाब से ही जन अपेक्षा भी बढ़ेंगी, तो संशोधन होना बिल्कुल लाजमी है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। संशोधन के माध्यम से सरकार के द्वारा राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके प्रावधानों में भी चेंज होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि उनको व्यवहारिक रूप में लाने के लिए जरूरी है, उनको व्यवहारिक रूप में परिस्थिति के अकॉर्डिंग ही लाया जाएगा, जैसी परिस्थिति है उसके हिसाब से उनको व्यवहारिक रूप में लाया जाना संभव हो पाता है। भारत में शक्ति का विभाजन एवं शक्ति का पृथक्करण, शक्ति का विभाजन एवं शक्ति का पृथक्करण सीमित या प्रतिबंधित है। ठीक है, भारत में जो शक्ति का विभाजन है और शक्ति का जो पृथक्करण है वो सीमित या प्रतिबंधित है। अतः समय समय पर उत्पन्न होने वाले गतिरोध, समय समय पर जो गतिरोध पैदा होते हैं हमारे देश में, या मतभेद या समाधान करने हेतु संशोधनों का होना आवश्यक है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जैसे। ठीक है, संशोधन के द्वारा सरकार के विकासीय, ध्यान देना, सरकार के विकासीय एवं कल्याण के प्रयासों को प्रोत्साहन मिलता है। क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। भाई संशोधन जो भी हुआ, जो विकास है, जो कल्याण के जो प्रयास हैं, जो करना चाह रही है सरकार, उनको प्रोत्साहन मिलता है और जन अपेक्षाओं से, जन जो परेशानियां हैं उनसे दूर हटा जा सकता है, उनसे उनको समाधान किया जा सकता है। संविधान के व्यवहारिक अनुभवों को संविधान में शामिल करने हेतु संशोधनों का क्या है, होना आवश्यक है। जो व्यवहारिक अनुभव है, ठीक है, संविधान के जो व्यवहारिक अनुभव हैं उनको संविधान में शामिल करने हेतु संशोधनों का होना आवश्यक है। ठीक है बच्चों, तो अब ये चीजें आपकी समझ में आई होंगी। भाई संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की जो अनिवार्यता है, इसका महत्व क्या है, ये बात आप समझ चुके हो कि इसका महत्व क्या है। ठीक है, तो ये भी चीज आज आपने समझी, इसके पॉइंटों को समझा। भाई किस लिए जरूरत है आपको ये पता लगी कि स्वयं है अपने आप में संशोधन का इसलिए महत्व है कि भाई इतने सारे संशोधन हुए, क्यों हुए भाई संशोधन, इसलिए तो हुए कि महत्व है, औचित्य है अपने आप में। ठीक है, राजनीतिक, सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में परिस्थितियों को चेंज होना लाजमी है भाई। ठीक है, और जन अपेक्षाओं के अनुरूप बनाना संशोधन को, संविधान को, वो भी लाजमी है क्योंकि भाई समय के साथ में वो जन अपेक्षा भी बढ़ेंगी। ठीक है, अगले पॉइंट आपके सामने ये नीति निर्देशक तत्व हैं उनका भी व्यवहारिक रूप में लाना संभव हो पाएगा इसी वजह से ही जब आप संशोधन करोगे। ठीक है, तो और जो भारत की शक्ति का विभाजन एवं पृथक्करण या विभाजन एक ही बात है। ठीक है, सीमित या प्रतिबंधित है। अतः समय समय पर उत्पन्न होने वाले जो गतिरोध पैदा हो जाते हैं, हमारे जो राज्य हैं, एक दूसरे के जो राज्य हैं उनमें गतिरोध पैदा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए संशोधन होना जरूरी है। कोई सीमा के ऊपर विरोध हो रहा है, ठीक है,
कोई पानी के ऊपर विरोध हो रहा है, कोई नदियों के ऊपर विरोध हो रहा है, तो विरोध ये होता रहता है। इन विरोधों के लिए भी क्या होना जरूरी है, संविधान संशोधन होना जरूरी है। तो ये चीजें आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए आपका ये काफी है। आज का आप असाइनमेंट लिखना चाहो तो आप असाइनमेंट आपका लिख लीजिए। आज का जो असाइनमेंट है आपका, आज का आप असाइनमेंट लिख लीजिए कि धन विधेयक को आप लिखना चाहो लिख लीजिए। धन विधेयक ये आप ये लिख लीजिए, सिर्फ आपको इतना लिखना है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया को समझाते हुए इसकी अनिवार्यता एवं इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को समझाते हुए इसके अनिवार्यता एवं महत्व पर चर्चा कीजिए। ये असाइनमेंट आप आज का देख लेना, आपका इसी में ही आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। आई होप आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपको लाभान्वित करेगी, ठीक है बच्चों। तो आप इस आज की क्लास का फायदा उठाओगे। ओके, बाय।